एमआईएम के जब टिकट बंटवारे की जब बात आती है ना, तो एमआईएम के बहुत लोग ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप जैसे लोग जो आगे आते हैं इसमें हल्ला ही इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग को मोटी रकम लेना होता है। क्या ये सच है? आपको कहीं ना कहीं अगर एमआईएम से आपको दिक्कत है तो आपको एमआईएम को तो अपने अलायंस में लेना होगा, वरना वो कहीं पर आपका खेल बिगाड़ सकती है। 2024 होगा, ऐसे में हमें चुनाव करना होगा कि किसे हम सांसद के रूप में उसे अपना तो आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा उस समय। कोई ऐसा चेहरा जिसे आपको लगता हो कि भाई अगर इनको हम जिताते हैं, हम वोट की बात नहीं करते हैं, इस दृष्टिकोण से कि ये शायद थोड़ा सा इस आंधी के अंदर जो लीडरशिप की जो गुणवत्ता है ये थोड़ा सा सही है। बालू हम तब तक नहीं उठाने देंगे जब तक आप दोनों नदियों के किनारे आप बांध नहीं बना देंगे। कुल मिलाकर अगर सॉफ्ट कॉर्नर की बात किया जाए तो एमआईएम के प्रति आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रहा है। आपकी बातों से जो समीकरण निकल कर सामने आया। बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रही है तो आप भी बीजेपी के खिलाफ हो रही है कि कल फैजान अहमद को भी टिकट के लिए जाना पड़े, इसलिए हाँ भाई अभी से हम एक रिश्ता बना कर रखना चाहते हैं एमआईएम से भी और लोगों से भी। एमआईएम ने एक ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका बहुत ही कम, जिनका एमआईएम का जितना वोट था उतना भी वोट लेके नहीं आ पाया। ठाकुरगंज के लोग जिनको चाहेंगे विधायक बनाएंगे। अगर वो लोग चाहेंगे कि फैजान साहब को लड़ना चाहिए, फैजान बाबू को लड़ना चाहिए, वो यकीनी तौर पर ठाकुरगंज की आवाज़ बन सकते हैं तो लड़ा जाएगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात तो नहीं है कि हम लोग इसके लिए महानंदा पुल खरखड़ी बेरबेरी का मांग करते हैं। और हमेशा, क्योंकि आप 60-70 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 80 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है। और फैजान अहमद एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी में काम कर रहा है। वो नहीं कहते कि जुल्म की रात को जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हम जिस गांव में मौजूद हैं, जिला परिषद फैजान अहमद के गांव बनकत द्वारी में हम मौजूद हैं। उनके निज गांव में हमारी मौजूदगी है और हम चाहेंगे कि जिला परिषद साहब से बहुत सारी चीज़ों पर, राजनीतिक चीज़ों पर, सामाजिक चीज़ों पर, बहुत सारी इनके इलाके की समस्याओं को लेकर हम बात करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले जिला परिषद साहब आपका हम खैर मकदम करते हैं केटीवी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी इस इलाके में खैर मकदम है, क्योंकि आपने जिस तरीके से नदी पार होकर के इस इलाके को कवर करने के लिए आए हैं, इसके लिए आप लोगों की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम कई और चीज़ों पर बात करें, सबसे पहला सवाल कि जो ये रास्ता आपका बनकत द्वारी घाट होकर आया जाता है, अगर यहाँ से अगर जाने का हम बात करें तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर के संग है। वहीं अगर घूम के जाना पड़े तो 60 से 70 किलोमीटर का रास्ता होता है। जी। इसके लिए तो आपने कई दफ़ा देखा भी है कि हम लोग इसके लिए महानंदा पुल खरखड़ी बेरबेरी का मांग करते हैं। और हमेशा, क्योंकि आप 60-70 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 80 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है हम लोगों को, यहाँ मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है और इसको 80 किलोमीटर में तय करना पड़ता है। इसके लिए कई मरतबा आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई एक साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है कि ब्रिज बन रही है या नहीं बन रही है। हमारे यहाँ के लिए अभी कुछ दिनों पहले एक बड़े लीडर भी आए थे एमआईएम के, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी आए थे। उनके बाद विधानसभा में बात चली थी, उन्होंने कहा था, तेजस्वी यादव जी कहे थे कि 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया जाता है और बहुत जल्द वहाँ पर महानंदा में पुल देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग उम्मीद ही लगाए हुए बैठे हुए हैं। महानंदा में कई और पुलें भी हैं, तो इस बात को कैसे मान लेगी कि वो यही पुल है जिसके बारे में तेजस्वी प्रसाद यादव बोले थे? यही तो सबसे बड़ा सस्पेंशन बन जाता है कि भाई महानंदा में और कई सारे पुल, जैसे अभयपुर सिल्ला घाट है एक, वहाँ पर भी है, और अमोर में भी है, और हमारे यहाँ भी है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा पुल का हो गया होगा शायद, लेकिन अब तक कोई जो कागजी जो एक ये होना चाहिए था कि भाई यहाँ के लिए कोई ड्राफ्ट बन चुका है, तो ऐसा नहीं है। और माननीय सांसद द्वारा कई दफ़ा हम लोगों को ये भी दिखाया गया है कि आप लोगों का डीपीआर बन चुका है, और वो पेपर में भी आया हुआ है कि नहीं, महानंदा पुल खरखड़ी बेरबेरी वो बनेगा और वहीं के लिए ये होने जा रहा है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, यहाँ पर महानंदा पुल खरखड़ी बेरबेरी नंबर 1 पर वही उसी पुल का है और वहाँ पर बनेगा इंशाल्लाह। लगातार चीज़ों पर आपकी नज़र होती है, जहाँ भी ऐसा लगता है कि आपको आगे आना चाहिए, आप आते भी हैं, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ ही दिन पहले अवैध नर्सिंग होम को लेकर आपने एक आवाज़ उठाया था, और 2-3 दिन पहले इंडियन नर्सिंग होम में एक नवजात बच्चे की जान चली जाती है, और आप ही के जिला परिषद इंजीनियर नासिक नादिर और बहुत सारे लोग, वहाँ के मुखिया सरपंच लोगों ने किया, जिसे हमारी टीम ने भी कवरेज किया था। लेकिन उसके बाद मामला शांत होता रहता है। जिस तरह से आपका मामला शांत हो गया, उस तरह ये मामला शांत हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि आप जैसे लोग जो आगे आते हैं इसमें हल्ला ही इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग को मोटी रकम लेना होता है। क्या ये सच है? आपने सही कहा, एक तरह का ये आपका आरोप भी है और इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जिस समाज में लोग पैसे लेकर के बैठ जाते हैं तो सबको उसी नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सभी चीज़ें गलत नहीं होती है।
सभी चीज़ें अगर आप उसको एक ही नज़रिए से देखने लग जाएंगे तो तब फिर आपको पूरी दुनिया गलत नज़र आएगी। मैं ये मानता हूँ कि भाई मेरी जहाँ तक कोशिश है कि भाई ठीक है, आप हॉस्पिटल चल रहा है, चलने दीजिए। जितने रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसको आप चलवाइए, लेकिन जितने नॉन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वो कैसे चल रहा है? आप हमको बोल रहे हैं कि एक जिला परिषद होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हूँ कि किसी तरीके से किशनगंज में स्वास्थ्य माफिया का जो एक अड्डा बन चुका है इसको रोक दिया जाए। अब आपके सामने जिला किशनगंज का कोई सांसद भी है, जिला किशनगंज का कोई विधायक भी है, 4 विधायक हैं। ये कभी इन बातों को लेकर क्यों विधानसभा में नहीं गरजते हैं? आपको मालूम होगा आए दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में किसी की जान जाती है, जो नॉन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन उनके बावजूद ऐसे हॉस्पिटल को बंद क्यों नहीं किया जाता है, सील क्यों नहीं किया जाता है? आप वो आरोप हम पे लगा सकते हैं, मैं वो आरोप सिविल सर्जन के सर पे थोपता हूँ। आप इसको आप ग्रांटेड लगा दीजिए, मोहर लगा दीजिए कि मैं इसको सिविल सर्जन के माथे थोप देता हूं कि ये इनका सारा गुनहगार वही है। क्यों? बिना सिविल सर्जन के आदेश के कैसे कोई हॉस्पिटल चला सकता है? अब अगर वो हॉस्पिटल चल रहा है बिना सिविल सर्जन के आदेश से, तो आप आकर के उस पर कार्रवाई कीजिए, कानूनी जो भी कार्रवाई होता है उस पर कार्रवाई कीजिए। ये नहीं किया जाता है क्योंकि एक मोटी रकम लेकर के ही अवैध नर्सिंग होम का संचालित हो रहा है अपने किशनगंज में। आपने ये सही तौर पर कहा कि हमारे साथ भी कई मामले होते हैं और भी जो इसके प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ मामले होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब लोग पैसे लेकर के बैठ जाते हैं। ये मामला चल रहा है। अभी आपने कहा कि आप भी देखिए, मामला एक दिन बहुत ऊपर जाता है, लेकिन उनके बाद मामले को आपको कानूनी प्रक्रिया पर देखा जाता है। अभी हमारा जो मामला है वो कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है, वो चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी न्याय होगा, उचित कार्रवाई वो होगा इंशाल्लाह। चाहे स्वास्थ्य माफिया की बात करें या भू माफियाओं की बात करें या बालू माफियाओं की या शिक्षा माफियाओं की बात करें, तमाम तर माफियाओं ने किशनगंज जिले के जो हालात है उससे दया नहीं कर रखा है। चूँकि आप जिस जगह पर हैं, जहाँ जो आपका क्षेत्र है, बालू माफिया का हब कहा जाता है और हाईटेक इलाका है बालू माफियाओं के लिए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। जाहिर सी बात है कि जब कोई नहीं उठा रहा है तो आपको भी दुश्वारियाँ होगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, बचते बचाते हुए सही, मिला जुला करके ही सही, संयमित होकर ही सही? देखिए, बालू माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया और बहुत सारे माफिया हैं। इनका जो सबसे मेन मुद्दा होता है, ये बड़े लोगों का इनके शरण में होता है लोग, और आप इनके कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब तक यहाँ एक आंदोलन नहीं खड़ा हो जाता है। भाई महानंदा से बालू उठ रहा है, आप एक क्रांति छेड़िए कि जब बालू हम तब तक नहीं उठाने देंगे जब तक आप दोनों नदियों के किनारे आप बांध नहीं बना देंगे। उससे तो आप ये गुहार लगा सकते हैं ना। चाहे स्वास्थ्य माफिया का हो या शिक्षा माफिया का हो या आपको कोई भी माफिया हो, इनका सबसे बड़ा जो मसला है कि बालू माफिया की बात कर रहे हैं आप, मैं इन लोगों के पास एक जो क्रांति लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के पास कि भाई आप जागिए, आपके इलाके से, आपके गाँव के बगल से बालू उठा रहे हैं, लेकिन वो आपके नदियों को बांध नहीं रहे। और उससे क्या होगा मालूम है? 2 साल बाद इतनी भयंकर कटान होने जा रही है अपने किशनगंज जिला में कि लोग पूरा भयंकर कटान की चपेट में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब साफ साफ तौर पर, जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, ये बालू माफिया रुकने वाले नहीं। ये बहुत बड़ी कंपनी है सर, आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। मसला ये है कि भाई इनसे आपको कुछ काम लेना है। 1 अरब रुपये में अपने किशनगंज जिला का घाट डाक हो रहा है, लेकिन आप जहाँ बर्बाद ये करेंगे कि भाई कटान से आप क्यों नहीं निजात दिलाते हैं, तो बोला कि पैसा ही नहीं है फंड में। तो आप हमारे नदियों से बालू उठाना छोड़ दीजिए। आप अगर बालू उठाने मत दीजिए, जो वहाँ के लोकल लोगों को बालू उठाने मत दे, और ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ। और स्वास्थ्य माफियाओं का ये सो सारे चीज़ डिपार्टमेंट में पड़ता है, शिक्षा माफिया भी डिपार्टमेंट में पड़ता है। शिक्षा को माफिया के तौर पर आप नहीं देख सकते हैं। बहुत लोग प्राइवेट जो ये स्कूल है उनको शिक्षा माफिया के तौर पर देखते हैं। मैं भी देखता हूँ कभी कभी, लेकिन इसको आप उसमें कुछ नियम लागू कीजिए कि भाई आप हर साल जो किताब बदलवाते हैं इससे हमारे बच्चों को तकलीफ़ होती है, आप हर साल जो ड्रेस चेंज करवाते हैं इससे हमारे बच्चों को तकलीफ़ होती है, और आप ये आप एनुअल इसके नाम पर कुछ फ़ी वगैरह ये करते हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी राहत देनी चाहिए, जिनसे आप शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग सा ये ला सके, क्रांति ला सके। माफियाओं की बात हो और भू माफियाओं का जिक्र ना हो तो मैं समझता हूँ कि एक मजाक हो जाएगा और बुरा मान जाएगा भू माफिया लोग। क्योंकि माफियागिरी में सबसे ज़्यादा अगर लोग परेशान हैं, और सीमांचल नहीं पूरे बिहार में अगर मुख्यमंत्री के जनता दरबार की बात करें या प्रशासन के लोग जनता दरबार लगाते हैं, जनप्रतिनिधि जो जनता दरबार लगाए थे, सबसे ज़्यादा अगर शिकायत किसी मामले को लेकर होती है तो भूमि विवाद को लेकर होता है। देखिए, भूमि विवाद ये भी है आपस में कि आपसी रंजिश भी बहुत ज़्यादा है इसमें। अब भूमाफिया इनको आप नहीं बोल सकते, जिसमें आपसी रंजिश है वो इसको कब्जा नहीं करने दे रहा, वो इसको कब्जा नहीं करने दे रहा। ये भूमाफिया का ये आप सही ये नहीं है। भूमाफिया उनको बोला जाता है कि ज़मीन आपकी है,
अवैध कब्जा करके हम बैठे हुए हैं, इनको भूमाफिया बोला जाएगा। और ये शहरों में देखने को मिलता है, देहातों में ऐसा बहुत ही कम है कि आपकी ज़मीन पर कब्जा है। हाँ, बाप दादा की ज़मीन है, उसमें बंटवारे में थोड़ा कम बेसी होता है। इस मामले में आपसी रंजिश लगी हुई रहती है, दफ़ा 44 लगा हुआ रहता है और टाइटल सूट का केस रहता है। तो ज़्यादातर किशनगंज में आपको शहरों में देखने को मिल सकता है, लेकिन देहात में तो मैं नहीं मानता हूँ कि भूमाफिया का कोई एक वर्चस्व है, मैं नहीं मानता। क्योंकि आपका विधानसभा भी ठाकुरगंज ही है और एक टीम बनी थी यहाँ पर अनुमंडल को मांग को लेकर, अनुमंडल संघर्ष समिति, तो उनके जो अध्यक्ष थे उनका बयान चला था हमारे केडीबी लाइव में। उन्होंने इस्तीफा जैसे शब्दों का बात किया था और कहा बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहा, जबकि एक अच्छी चीज़ थी और इसको लेकर जो लोग थे वो आगे आना चाहिए। आप अनुमंडल संघर्ष समिति को लेकर कुछ बातें रखना चाहेंगे? पॉजिटिव रिस्पांस तो ये होना चाहिए कि अनुमंडल बनना चाहिए अपना ठाकुरगंज, और बहादुरगंज भी मांग हो रहा है, ठाकुरगंज भी मांग हो रहा है। मैं तो बिहार सरकार से यही मांग करता हूँ कि आप अनुमंडल बना देने से हमारे इस इलाके को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अनुमंडल तो बनना ही चाहिए। जो भी संघर्ष टीम के जो लोग हैं वो लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो लोग, उनके साथ मैं भी था और कोशिश कर रहा हूँ कि अनुमंडल बनना चाहिए। और अनुमंडल बन जाने से इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि भाई अनुमंडल बनने के लिए क्यों क्रांति हो रही है। ये एक तो बुनियादी मसाइल है, तो होना ही चाहिए, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, जो सांसद है, अनुमंडल को लेकर के आप अपने तौर से कुछ कहना चाहेंगे उन लोग को? वो लोग मांग कर ही चुके हैं और हाँ, दोनों मांग कर चुके हैं। इसमें आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये लोग तो मांग कर ही चुके हैं और उम्मीद भी है कि आज नहीं तो कल अनुमंडल 2024 सामने में ही है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, पलक झपकते ही हमारे सामने 2024 होगा। ऐसे में हमें चुनाव करना होगा कि किसे हम सांसद के रूप में उसे अपना, तो आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा उस समय। कोई ऐसा चेहरा जिसे आपको लगता हो कि भाई अगर इनको हम जिताते हैं, हम वोट की बात नहीं करते हैं, इस दृष्टिकोण से कि ये शायद थोड़ा सा इस शांति के अंदर जो लीडरशिप की जो गुणवत्ता है ये थोड़ा सा सही है? देखिए, ये चीज़ है, जो लोकसभा चुनाव होना है वो जनता के द्वारा चुनना है अपने सांसद को। उनको जो अच्छा लगेगा वो चुनेंगे। और अब उस समय की जो फासिस्ट ताकतें होगी उनके खिलाफ चुनाव होने जा रहे हैं अपने पूरे हिंदुस्तान में। तो फासिस्ट ताकतों के खिलाफ जो भी भारी पड़ेगा उन्हीं को लोग अपना समर्थन देंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। एक तरफ फासिस्ट ताकतें है, दूसरी तरफ सांप्रदायिक पार्टियां हैं, क्योंकि देश को सांप्रदायिक पार्टियों से बचाना है ताकि देश शांति से रहे, सुख शांति। तो ऐसे में कौन सी ऐसी पार्टियां बच जाती है जो हमारे लिए सही होगी? एंटी बीजेपी जितने लोग हैं वो तो एक होने जा रही है, तो एंटी बीजेपी लोग वोट करने जा रहे हैं। आपको कर्नाटका का विधानसभा से ये समझ में आ रहा है कि लोग अगर सारे पार्टियां एक हो जाए, अगर मिलजुल करके टिकट बंटवारे में उनका बहुत ज़्यादा कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो मुझे लगता है कि 2024 में अगर सही तरीके पर गठबंधन हो जाए तो फासिस्ट ताकतों को उठाने का हिम्मत इन पार्टियों में हो सकती है। एक पार्टी बीच में और होता है, ऑल इंडिया में, जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जिसे कहा जाता है, वो भी एंटी बीजेपी है। लेकिन सांप्रदायिक पार्टी को कि मैं नहीं कहता हूँ ये बात, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं। इसको लेकर आपकी कोई राय विचार हो? भाई, जब एंटी बीजेपी चलेगा तो एमआईएम तो गठबंधन में आएगी ना। एंटी बीजेपी जब चलेगा तो आपको कहीं ना कहीं, अगर एमआईएम से आपको दिक्कत है तो आपको एमआईएम को तो अपने अलायंस में लेना होगा, वरना वो कहीं पर आपका खेल बिगाड़ सकती है। तो ये उनको समझना है, बड़े लीडरशिप को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि अगर एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया जाता, चूँकि अमूमन पार्टियां उन्हें अपने गठबंधन में नहीं लेना चाहता है, कारण भी है इनके, चूँकि हिंदू वोटों का बिखराव का डर होता है। तो आपका कहना है कि अगर आप उन्हें गठबंधन में नहीं लेते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका खेल बिगाड़ने में वो सक्षम है। और देखिए, अपोजिशन सक्षम है से मतलब है कि आप एमआईएम को ताकतवर पार्टी के रूप में मानते हैं? भाई, कोई भी जब दो पार्टियां अलायंस कर जाती है, तीन पार्टियां अलायंस कर जाती है, अब किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? एमआईएम भी बीजेपी के खिलाफ बात कर रही है, कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ बात कर रही है, आरजेडी भी बीजेपी के खिलाफ बात कर रही है, जेडीयू भी। सभी पार्टियां जब बीजेपी के खिलाफ बात कर रही है तो आपको उसको अपने साथ लेने में क्या दिक्कत है? अब अगर किसी पार्टियों को दिक्कत हो तो वो उनका लीडरशिप का सवाल है। मैं उसमें कोई अपना कमेंट, अपना जो सेल्फ कमेंट है नहीं करने जा रहा हूँ, वो उनकी मर्जी है। फिर आप एक तरफ किसी बीजेपी को आप जिताने में कामयाब होने जा रहे हैं, इससे मतलब। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई, किसी तरीके से भी जो फासिस्ट ताकतें हैं उनको हराने के लिए आपको किसी भी पार्टी से अलायंस करने की ज़रूरत होगी, अलायंस करना होगा। कुल मिलाकर अगर सॉफ्ट कॉर्नर की बात किया जाए तो एमआईएम के प्रति आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट दिख रहा है, आपकी बातों से जो समीकरण निकल कर सामने आया। अरे भैया, माफ़ कीजिएगा हमको, आप लोग ये कहते हैं कि एमआईएम पार्टी की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर। बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा है, कांग्रेसी नेता हो, जेडीयू नेता हो, आरजेडी नेता हो, एमआईएम के जब टिकट बंटवारे की जब बात आती है ना, तो एमआईएम के बहुत लोग ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। मैं तो किसी पार्टी में जुड़ा हुआ ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती का किसी का एंटी करने जाऊँ? मैं ये चाहता हूँ कि भाई,
जब पूरा देश जब बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो आप भी बीजेपी के खिलाफ हो रही है, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, देश को भी दिक्कत है, इनके वजह से आर्थिक स्थिति देश का चरमराया है। और आप जो करें कि एमआईएम के प्रति मैं सॉफ्ट कॉर्नर, बड़े बड़े लीडर उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि जबकि टिकट लेने की बारी आती है तो उनके दरबार में जाना पड़ता है, तो इसलिए बहुत लोग सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं। मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर, मेरा कोई दिली लगाव या किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी पार्टी में हूँ ही नहीं। सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए लगाते हैं बड़े बड़े लीडर की टिकट की जब बारी आती है तो उनके दरवाजे में जाना पड़ता है। तो चूँकि ठाकुर विधानसभा से हो सकता है कि कल फैजान अहमद को भी टिकट के लिए जाना पड़े, इसलिए हाँ भाई अभी से हम एक रिश्ता बना कर रखना चाहते हैं एमआईएम से भी और लोगों से भी। जनता जिनकी तरफ होगी टिकट उनको मिलने जाएगी। आप ये चीज़ साफ तौर पर समझ लीजिए कि भाई कोई भी पार्टियां टिकट ऐसे लोगों को देती है जिनका अपना कोई ग्राफ हो, जिनका अपना इसमें जनता के बीच में अपना कोई पकड़ हो और यकीनी तौर पर वो उनको वोट देना चाहे। वरना फिर पार्टी का आप लेके आ जाइए यहाँ से, क्या उसका नाम, समाजवादी पार्टी का टिकट लेके आ जाइए, वोट थोड़ा ना हो जाएगी यहाँ पर। मसला ये है कि जिस पार्टी का उस इलाके में पकड़ होता है और जिस लीडर को टिकट देना चाहती है, ऐसे लोगों को देखना होगा कि आपस से मैं उसका एक ये बनाना होता है कि भाई इस लड़का को अगर हम टिकट देंगे तो हमारा सीट कन्फर्म वैसे निकल सकती है। अब आपने देखा कि इससे पिछली दफ़ा भी एमआईएम ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका बहुत ही कम, जिनका एमआईएम का जितना वोट था उतना भी वोट लेके नहीं आ पाया। तो आपको कहीं ना कहीं हमने जो पहले गलती की, एक ऐसे इंसान को टिकट दिया जिसका कोई इलाके में मैं सोचता हूँ कि वर्चस्व या कहीं या वोट या घुल मिलने वाला जो सिस्टम होता है वो नहीं था, लेकिन एक विकल्प हो सकता है फैजान अहमद। हाल ही में जिला परिषद का चुनाव जीते, लोगों के युवाओं के चेता बने हुए हैं, तो ऐसे में सॉफ्ट कॉर्नर भी अपना रहे हैं एमआईएम के प्रति। तो एक इशारा समझा जाए कि लोक 2025 में फैजान अहमद एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी में काम कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जनता जिनको चाहेगी उनको विधायक बनाएगी, अगर मौका मिला। क्या आपने नहीं देखा कि किशनगंज जिला से कई लोग निर्दलीय चुनाव जीत के गए? आप मानते हैं इस बात को? तो अगर क्या बिहार में बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं? तो हो भी सकता है मैं किसी पार्टी से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखा हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते किसी से। आप किसी पार्टियों से उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप खुल करके बात नहीं कर सकते किसी पार्टी में जा करके, आपको पार्टी के हित में ही बात करना होता है। तो मैं ऐसे वो नहीं कहते कि जुल्म की रात को जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो ये चीज़ है कि मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि ठाकुरगंज के लोग जिनको चाहेंगे विधायक बनाएंगे। अगर वो लोग चाहेंगे कि फैजान साहब को लड़ना चाहिए, फैजान बाबू को लड़ना चाहिए, वो यकीनी तौर पर ठाकुरगंज की आवाज़ बन सकते हैं, तो लड़ा जाएगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात तो नहीं है। कौन नहीं चाहता है अपने ऊपर से ज़्यादा आगे बढ़ना? सब लोग चाहते हैं कि मैं एक स्टेप ही सही आगे बढ़ूँ, सब लोग चाहते हैं और सब लोग ये कोशिश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। तो इसमें अगर फैजान को अगर ज़रूरत पड़ेगी, ठाकुरगंज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी होगी, तो इंशाल्लाह लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव कोई भी पार्टी लड़े, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। एक चीज़ आपकी यहाँ पर बहुत सही बात लगी कि पार्टियाँ कोई भी हो उनके हितों में ही आपको बात करना होता है, तभी आप उनके लिए अच्छा है। और बहुत मुश्किल रहता है उन लोगों के लिए जो सही पर सही गलत पर गलत बोलते हैं। खैर बहरहाल इस मुद्दे को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पे हम आना चाहेंगे। कई सारी मसालों पर हम बात किया। आपके इलाके की जो एक और समस्या है कि रोड घाट भी उतना विकसित नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग पोठिया गए थे उस दिन, अगर पोठिया जाने के बाद जिसका एहसास हुआ कि यकीनन उस एरिया ने डेवलप किया है, तो जब पोठिया डेवलप कर सकता है तो फिर ठाकुरगंज डेवलप क्यों नहीं हुआ? देखिए, नेतृत्व की बारी जब आती है, तो जब नेतृत्व कमज़ोर हो जाता है, जब लीडरशिप ही कमज़ोर होगा, तो कैसे आ सकता है? यानी पोठिया का नेतृत्व तो मजबूत हाथों में था, शुरू से है। एक जावेद आजाद साहब के एमएलए थे और एमपी थे, यानी उससे आप मजबूत नेतृत्व मानते हैं? वहाँ के लिए तो वो मजबूत नेतृत्व थे ना, क्योंकि भाई जिस इलाके से आप रेगुलर चुन के आते हैं और आप बार बार चुने जाते हैं, इसका मतलब कहीं है उनको वहाँ के लोग अपना ओरिजिनल और मजबूत लीडरशिप समझते हैं, इसलिए वहाँ पर कुछ काम हुआ होगा। और पोठिया के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अभी एक रोड बन रही है, बहुत दिनों से तो बन नहीं रहे थे भाई। वो चिचवाबारी टू इस्लामपुर, जिनको आज बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि भाई इसको डबल होना चाहिए, अभी उसका काम हो रहा है। तो बहुत चीज़ें बहुत आसानी से नहीं होती है, उनके लिए भी कोशिश किया जाता है। तो अब वहाँ अगर वहाँ के लोग उनको मजबूत लीडरशिप समझते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर काम हुआ होगा। लीडरशिप की बात नहीं कर रहा था मैं, इलाके की हालात की बात कर रहा था। वही मैं रमेश भाई आपको ये बताना चाह रहा, जहाँ मजबूत लीडरशिप होगी वहाँ मजबूत काम होगा और ज़्यादातर काम होगा। और अगर लीडरशिप ही मजबूत नहीं होगा तो काम कैसे होगा? आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ से जहाँ धुमनिया से आप जिस रोड से कटे, वहाँ से हमारा भनकरदौर घाट तक कम से कम तो आपको 20 सड़क मिलना चाहिए था, मिला
नहीं मिला, क्योंकि मजबूत नेतृत्व नहीं है, चाहे ठाकुरगंज का या पोठिया का समझ लें। और कितना मजबूत नेतृत्व चाहिए? आपके ठाकुरगंज में मंत्री तक थे। पार्टी के गुलाम लोग रहे होंगे, तो जब पार्टी के आप अंडर्स में काम करेंगे तो आपको सिर्फ पार्टी के हिसाब से काम करना होगा, वो आपको जो कहेगा वो मानना होगा। मंत्री पूरे बिहार का होता है, पार्टी का गुलाम नहीं होता, मेरी जानकारी के मैं नहीं मानता इस बात को कि मंत्री पूरे बिहार का होता है। आज बीजेपी के अमित शाह जी पूरे देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन काम ऐसा करते हैं लगते हैं कि वो बीजेपी के गृह मंत्री हैं। तो जो पूर्व मंत्री ठाकुर से कैसे उन्हें आप पार्टी के गुलाम कह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता, मैं कहता पार्टी की बातों को मानते थे। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज आपको एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, किशनगंज जिला में आपको कल्याण मंत्री बनाया गया, पूरे बिहार का कल्याण मंत्री। क्या ठाकुरगंज का क्या कल्याण हुआ, बता दीजिए जरा। आप मजबूत नेतृत्व की बात कर रहे थे, मेरे जहन से बात उतर रही थी, चूँकि इससे बड़ा मजबूत नेतृत्व क्या हो सकता है? जैसे कि पोठिया से जावेद साहब अगर सांसद हैं तो मौलाना असरउल हक कासमी का भी विधानसभा यही रहा, ठाकुरगंज ही रहा, और यहाँ से सांसद भी रहे। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ से गुजरे हैं, तो और कितना मजबूत नेतृत्व चाहिए आपको? देखिए, लीडरशिप अपने जनता के लिए कुछ करती है। शैक्षणिक दृष्टिकोण की हम बात करना चाहेंगे। शिक्षा युवाओं से काफ़ी जुड़े हुए हैं और शैक्षणिक इदारों से भी आपकी एक अच्छी तालमेल है, शिक्षकों से मिलते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए, अलीगढ़ जो है वहाँ पर अभी भी पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे बच्चे का एडमिशन की अगर बात करें तो 2% भी बच्चे हमारे वहाँ पर नहीं हैं जी। ये बात दिगर है कि जो मसला चल रहा है वो दिगर है, वो नहीं बन रहा है, लेकिन जो है 10 बच्चों का ये अभी भी हो रहा है, लेकिन उसमें 10 में से 9 बच्चे हमारे नहीं, 1 बच्चा मिलेंगे आपको। तो अगर इदारे बन भी जाते हैं, जब तक शिक्षा को लेकर बेदारी ना पैदा हो तो क्या फ़ायदा? भैया आप एक चीज़ हम थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। ये पीछे आपका बैकग्राउंड में सुपारी का पेड़ है, जब तक हम इस पौधा को लगाएंगे नहीं, इससे सुपारी तोड़ नहीं सकते हैं। सिंपल, आप इतना समझ लीजिए। बैकग्राउंड तो जो बेस है कुछ मजबूत ही नहीं है, बच्चा आपका 10th तक पढ़ ही नहीं रहा है, और आप बच्चों को 11-12 में घुसाने की बात कर रहे हैं AMU में, जहाँ पर पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं। तो आप कैसे अपने बच्चों को उस कंपटीशन फेज में कराएंगे? अभी कुछ दिनों से अपने जिला किशनगंज का जिला किशनगंज का जो भी है, थोड़ा सा एजुकेशन में ध्यान है, इसकी वजह से अभी बच्चे पास कर रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसी अगर कोशिश लगातार रही तो आगे जाएंगे, लेकिन आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा, पौधा लगाना पड़ेगा। मरहूम मौलाना असरउल हक कासमी साहब, पूर्व सांसद किशनगंज, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हम केरला के जैसा एजुकेशन देना चाहेंगे किशनगंज में, और हम भी उन्हीं के बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर है कि वो चाह रहे थे कि एजुकेशन पे काम करना। जब वो ओरिजिनल काम करना चाह रहे थे, अल्लाह के प्यारे हो गए। और हम उम्मीद है कि मौलाना असरउल हक कासमी साहब के जितने लोग चाहने वाले लोग हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि अब कोई उनके जैसा आए जो एजुकेशन में काम करे। और मेरी एक कोशिश है कि मैं एजुकेशन में काम करूँगा इंशाल्लाह, चाहे जिस तरीके से हो, चाहे मैं किसी पोस्ट में रहूँ या ना रहूँ। मेरी एक कोशिश है कि ठाकुरगंज नहीं, जिला किशनगंज में एक एजुकेशन का इनकलाब आना चाहिए। किसी भी समाज का आप तरक्की का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि वो समाज अपने लिए कितना आंदोलन किया। सिवाय AMU के कितना आंदोलन हुआ आपके किशनगंज में, आप नज़र दौड़ा दीजिए, सिवाय AMU के, और वो भी नहीं बन पाया है, और उसका भी आप जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इनकार कर दिया है। तो हमारे समाज से कभी सर एजुकेशन के नाम पर कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। किसानों का, किसान यूनियन का आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, दांडी यात्रा हुआ, दलित पैंथर्स बना। किसके लिए बना सर? अपने हक के लिए बना ना। और आप अपना हक मांगना नहीं चाह रहे, आप अपने हक के लिए बोलना नहीं चाह रहे, तब तक आपको अपना हक नहीं मिलेगा, जब तक आप आवाज़ नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, और सड़कों पर जब आपकी भीड़ नहीं देखी जाएगी तो आपका काम नहीं होगा। चलिए, आपका तो इस बात के लिए भी शुक्रिया बताने के लिए कि पीछे जो बैकग्राउंड में पेड़ दिख रहा है सुपारी का गाछ है, हम तो इसे बरगद का पेड़ समझ रहे थे। बहरहाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे आखिर में कि जो गांव आपका है, जहां के मिट्टियों में आप पले बड़े हैं और बड़े हुए हैं, यहाँ के लिए कुछ बोलना चाहे, यहाँ की कोई यादगार चीज़ें, यहाँ का कोई ऐसी चीज़ बोलना चाहे जो लोगों के लिए नया हो, बनकाद्वारी के लिए। लास्ट सवाल है आपसे। यही नया है कि अगर आप जिला किशनगंज के हैं और कोई आइलैंड नहीं देखे हैं आप, वो भी ऐसा आइलैंड जिसमें कुछ नहीं हो, मरुस्थलीय ज़मीन हो, वो आप बनकाद्वारी आ जाइए, वो आपको एक बेहतरीन आइलैंड का नज़ारा देगा। क्योंकि पश्चिम तरफ से भी मेची नदी है और पूरब तरफ से भी महानंदा नदी है, और उसके जस्ट पूरब तरफ आपको एक बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर कॉलेज देखने को मिलेगा जो नीतीश कुमार जी का देन है। तो ये देखने को मिलेगा, बस यही नया है, और इसके अलावा कोई नया चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ मेची है तो एक तरफ महानंदा है, बनकाद्वारी का नज़ारा है। अगर आइलैंड आपने नहीं देखा है तो आप बनकाद्वारी आ सकते हैं। खाने पीने का इंतजाम जिला
जिला परिषद नासिक, जिला परिषद फैज़ान अहमद की तरफ से होगा। इस बात की बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सबने सही माने में आइलैंड नहीं देखा है और अगर आपने सुपारी का गाछ भी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको फैज़ान साहब के गाँव आना पड़ेगा। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। बहुत शुक्रिया।